हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है बालक तैयारी करने के लिए। अब नया सवाल नहीं पढ़िएगा, जो भी आपको याद है ना, जो भी आपको पीछे पढ़ा हुआ है उसी को बस रिवाइज करिएगा, आपसे सवाल बनेंगे। और अगर नहीं भी बन रहा है ना बालक, तो सिर्फ आप देखिएगा, अगले बार से सवाल आप भी करने लगोगे। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर सवाल अच्छा लगे, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आपको सवाल दिखाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए देखिए, पहला सवाल कर रहा है बालक कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। किस दिशा में होगा समविभव, जो आपको बताना है। देखिए शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं कि जो एक्स अक्ष की दिशा में होगा ना बालक, उसको छोड़ दीजिएगा। अगर ऑप्शन में रहेगा तो उसको काट दीजिएगा। मतलब ये ऑप्शन कट गया क्योंकि इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है, ये ऑप्शन कट गया। मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। उम्मीद करते हैं ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिएगा। देखिए, आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दें और इसका इसे मात्रक ज्ञात करें, जो कि आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बालक, और दूसरा नंबर सवाल भी है। ठीक है, तो पढ़िएगा। हम कई बार बता चुके हैं कि एकांक आयतन में जो आवेश की मात्रा होता है ना बालक, वो होता है रो। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और रो बराबर यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है क्यू बटा 4 पाई कैपिटल आर क्यू बटा 3। ये आपका फॉर्मूला है, निकल करके आता है, जो कि आपको याद कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और याद करते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। चलिए थर्ड नंबर सवाल को देखिए बालक, और इम्पोर्टेंट भी है, ये न्यूमेरिकल है और 2012 में पूछा गया है। हो सकता है अगले 2026 में आपके एग्जाम में, आपके शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन रहे। ठीक है, तो देखिएगा सवाल को और करने का प्रयास करिएगा कि ए तथा बी बिंदु के बीच में समतुल्य धारिता ज्ञात करना है। आपसे धारिता पूछा है। ठीक है, देखिए ऐसा जब भी सवाल आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, तो आपको क्या करना है, कोने से स्टार्ट करना है। तो पहले इससे देखिएगा। ठीक है, ये दोनों को, इसको और इसको देखिएगा, ये दोनों किस में है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है बालक, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? जस्ट उसके प्रतिरोध के उल्टा। मतलब जो उसमें समानांतर क्रम में था वहीं इसमें श्रेणी क्रम में आ जाएगा। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/ कितना है, 4 है, प्लस 1/4। एलसीएम कितना आ जाएगा बालक, 4, ऊपर कितना आ जाएगा, 2, यानी कि 1/2। ठीक है, सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इसको याद रखिएगा कि 1/C इक्विवेलेंट 1/2 है। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बालक, 2 आ जाएगा। ठीक है, सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बालक, 2 आ जाएगा। अब आगे देखिएगा, अगर ये इक्विवेलेंट 2 आ गया है तो बीच से ये हट जाएगा, 2 लग जाएगा। ठीक है, तो ये 2 2 किस में आ जाएगा, समानांतर क्रम में। ठीक है, समानांतर क्रम आ जाएगा। समानांतर क्रम में क्या होता है, समानांतर क्रम में होता है धारिता का फॉर्मूला सी इक्विवेलेंट बराबर समानांतर क्रम में क्या होता है, C1 + C2। चलिए अब आगे करिएगा। देखिए आपका फिगर अब कैसा दिखेगा, अब देखिएगा, ये तो एक प्रकार का नीचा है 2 माइक्रोफैराड का। ठीक है, और यहाँ से एक ऊपर आ जाएगा ना बालक, ये वाला 2 माइक्रोफैराड का। ठीक है, तो ये किस में हो जाएगा, समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, C1 + C2, मतलब 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। यानी C डैश इक्विवेलेंट कितना आ गया बालक, 4। बस आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए ये सब के सब श्रेणी क्रम में आ जाएगा। ये हो जाएगा, ये बदल के कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो ए भी 4, ए भी 4, ए भी 4। तो ये श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 कितना है, 4 है, प्लस 1/4 प्लस 1/4 एलसीएम आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा, 3। तो ये हो जाएगा सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, जो ए और बी के बीच में जो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3 माइक्रोफराड। यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा बालक। ठीक है, आप इसको अच्छे से करिएगा, फिगर बना बना के, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं बालक। अगला सवाल, चौथा नंबर सवाल, 1 फराड बराबर होता है, 1 फराड बराबर कितना होता है, तो 1 फराड बराबर होता है बालक 1 कूलाम वोल्ट। 1 कूलाम वोल्ट, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर सही आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल के ऊपर, हम लोग 40 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो हम लोग जल्दी से करेंगे। ठीक है ना,
आपका समय खर्चा नहीं होगा। देखिए, एक बिंदु आवेश Q और r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। देखिए, एक बिंदु है, ये Q आवेश है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, उस पर अगर विद्युत विभव पूछे तो वो होता है KQ/r, और अगर विद्युत क्षेत्र पूछे, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, तो वो होता है KQ/r²। ठीक है, ये दोनों के दोनों बिंदु के लिए है, दोनों को दोनों याद रखिएगा, एक होता है विभव के लिए, एक होता है विद्युत क्षेत्र के लिए। ठीक है, यहाँ पर विभव पूछा है तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर दोनों को याद रखिएगा बालक। अगला सवाल, विभव प्रवणता बराबर होता है, विभव प्रवणता किसके बराबर होता है? वो होता है dV/dx के। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए 7 नंबर सवाल को देखिएगा। वायुमंडल वैद्युत उदासीन नहीं होते हैं, इसको समझाना है आपको। 2 मार्क्स का सवाल है बालक, आप इसको करके जाइएगा। ठीक है, याद करके जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप याद करिएगा। ठीक है, एक बार हम सुना देते हैं कि वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस होते हैं। ठीक है, वायुमंडल में क्या होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सभी गैस होते हैं, परंतु इसके अलावा अल्प मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, हाइड्रोकार्बन, सल्फर के यौगिक तथा धूलकण भी होते हैं। ठीक है, और प्रकार की गैस होती है। सूर्य की किरण इन कणों से टकराकर इन्हें आयनीकृत कर देते हैं, मतलब आयन कर देते हैं, मतलब एक पॉजिटिव हो जाता है और एक निगेटिव चार्ज बना लेते हैं। ठीक है, अतः वायुमंडल में विद्युत उदासीन नहीं होते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। उदासीन करने का मतलब, उदासीन का मतलब क्या होता है कि अगर जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पर ही तो पॉजिटिव निगेटिव निर्धारित नहीं कर सकते ना, अलग अलग कण है, तो ये फिक्स थोड़ी है, तो इसलिए उदासीन नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, 8 नंबर सवाल कहता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के प्रतिरोध में कितना होता है? 50,000। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल के ऊपर बालक। अगला सवाल, तांबा का कार्यफलन होता है, तांबा का कार्यफलन क्या होता है? बताइएगा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तांबा का कार्यफलन क्या होता है? कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अगले सवाल, चलिए 10 नंबर सवाल को देखा जाए और ये 2 मार्क्स का सवाल है बालक। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा, अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा होगा कि ये सवाल आ सकते हैं, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमको बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी मेहनत को समझेंगे। ठीक है, चलिए सवाल पर आते हैं बालक। कहता है ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोध क्या होता है? दोनों का एक एक उदाहरण देकर के आपको समझाना है। ठीक है, ये सवाल 2024 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, देखिएगा लेटेस्ट सवाल है। अब देखिएगा उत्तर क्या कहता है। ओमीय प्रतिरोध का वैसा पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने के क्रम में ओम का नियम I = V/R, ठीक है, मान होता है, उसे ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ये जो सूत्र है वाला, ये अगर लागू हुआ तो उसे ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, और आगे पढ़िएगा, इनमें V और I के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रैखिक होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल पूछ सकता है कि V और I के बीच में जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? वो सरल रेखा होता है, लीनियर होता है। ठीक है, इसका उदाहरण है वायर होता है, रजिस्टर होता है। ठीक है, आगे पढ़िएगा। अनोमीय प्रतिरोध, कुछ पदार्थ या युक्ति ऐसे भी होते हैं जिनमें विभव या आई का ग्राफ सरल रेखा नहीं होता है, बल्कि वक्रीय होता है, अर्थात अरेखीय होता है। इनके लिए आई एवं वी के बीच समानुपातिकता नहीं होने के कारण ओम का नियम मान्य नहीं होता है। इन्हें अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स। चलिए आगे बढ़ते हैं बालक। अगला सवाल को देखिएगा, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। कई बार बता चुके हैं आपको आदर्श एमीटर और आदर्श वोल्टमीटर के बारे में, आपको याद होना चाहिए। आदर्श एमीटर कहेगा तो वो होता है शून्य, और लेकिन आदर्श वोल्टमीटर कहेगा तो वो क्या होता है? अनंत। तो यहाँ पर ही पूछा आदर्श एमीटर, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बालक? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर। चलिए देखिए 12 नंबर सवाल को, ए मीटर का प्रतिरोध होता है। ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम होता है। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर।
13 नंबर सवाल, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। देखिएगा अगला सवाल, निम्नलिखित में से छोटे चुंबक के लिए कौन सा सही है? छोटे चुंबक के लिए कौन सा सही है जो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए चुंबक में जो अक्षीय और निरक्षीय होते हैं बालक, वो क्या होता है? वो जो अक्षीय होते हैं ना, चुंबकीय क्षेत्र एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, एक्सिस क्या होता है? निरक्षीय का दोगुना होता है, यानी कि वी इक्वेटोरियल। ठीक है, ये होता है आपका रिलेशन जो कि आपको याद होना चाहिए और एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र के भी लागू होता है और ये चुंबकीय क्षेत्र के भी लिए लागू होता है, तो इसको दोनों को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल का आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सवाल का आंसर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 14 का ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा बालक। अगला सवाल कहता है एल और परिपथ में कलांतर होता है। एल और परिपथ का कलांतर क्या होता है? वो होता है tan इनवर्स ओमेगा एल बटा आर। ओमेगा एल बटा आर, देखिए ऑप्शन में किस में है? tan इनवर्स ओमेगा एल बटा आर, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 15 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है? क्या होता है बालक? सेकेंडरी में ज़्यादा होता है, सेकेंडरी में ज़्यादा होता है प्राइमरी की तुलना में, मतलब सेकेंडरी में ज़्यादा होगा प्राइमरी की तुलना में। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बालक, अगले सवाल को देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाटहीन धारा क्या है? 2024 में ए शिफ्ट में आया हुआ सवाल है, मतलब पहले शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। ये सवाल को आप करिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, इसको याद करिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा। हम तो बार बार बोलते हैं कि नए सवाल पढ़ने का टाइम नहीं है। अब जो आपको आप पढ़े हैं पीछे, उसी को बस याद करिए, उसी को रिवाइज करिए, आपका सवाल ठोक के आइएगा। कितना? 70 में से 70, क्योंकि यही आपको हाथ में होता है बालक, क्योंकि 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 70 नंबर आपके हाथ में होता है, जो आप इसको करके आइएगा, उम्मीद है। ठीक है, देखिए यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ धारा प्रवाहित होता है तो शक्ति व्यय न हो तो परिपथ की धारा बाटहीन धारा कहा जाता है। यह तभी संभव है जब शक्ति गुणांक का मान शून्य हो, यानी cos फाई बराबर, यानी कि cos बराबर कितना होगा? 0, तो f का मान कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से cos f बराबर कितना हो जाएगा? 0, तो यहाँ से f बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। सिंपल सी बात। तो चौक कुंडली की रचना इसी सिद्धांत पर की जाती है। उम्मीद करते हैं याद हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। 18 नंबर सवाल को देखिएगा। एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी, एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई t का समतुल्यांक निर्वात में पथ की लंबाई ज्ञात करें। पथ की लंबाई क्या होता है बालक? n इंटू टी। सिंपल बात, n को जब t से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आ जाता है पथ की लंबाई, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए, 19 नंबर सवाल को, कि एक अवतल गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बन सकता है। अवतल गोलीय दर्पण है तो इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनता है। एक ऐसा केस आता है बालक जिसमें दर्पण के पीछे बनता है, मतलब आभासी बनता है, उसमें वास्तविक बनता है अवतल में, आवर्धित भी बनता है और उल्टा भी बनता है, मतलब ये तो सभी के सभी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें एक डी ई ऑप्शन हम शामिल कर रहे हैं, ऑल ऑफ दीज, सभी। ठीक है, इसका सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सभी सही हो जाएगा। ठीक है, सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। देखिएगा, कहता है जीवाश्म की आयु पता की जाती है। जीवाश्म की आयु पता किससे की जाती है? जीवाश्म की आयु पता किससे की जाती है, जो आपको बताना है। यह पता की जाती है कार्बन डेटिंग से। कार्बन डेटिंग से, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर ए हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सवाल? आगे चलिएगा, अगले सवाल को देखिएगा।
21 नंबर सवाल को कि द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी जाती है? ये दिया जाता है हाइगेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सवाल का जवाब हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन का राइट सवाल का जवाब हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 22 नंबर सवाल कि लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है। लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक है? तो लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक है? तो संख्या परिवर्तन, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद करके जाइएगा। सवाल पूछा गया है, देखिएगा 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रकाश के विवर्तन क्या होता है। इसका उत्तर पढ़िएगा। अवरोधक अथवा छिद्र के तीक्ष्ण किरणों पर जब प्रकाश की किरणें गिरती है तो किनारों से टकराती है तथा मुड़ जाती है एवं अवरोधक के छाया को छेदती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का व्यतिकरण दोनों इंपॉर्टेंट है, याद करके जाइएगा। ठीक है, प्रकाश का एगो विवर्तन हो गया, एगो होता है व्यतिकरण। ठीक है, व्यतिकरण, इसको भी आप लोग याद करके जाइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पढ़िएगा सवाल 24 नंबर सवाल। प्रकाश के विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। किस पर है जो अधिकतम ऊर्जा गतिज ऊर्जा निर्भर करती है? तो वो किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी सही उत्तर हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल के ऊपर देखिएगा कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में उपयोग होता है केवल 2 डायोड। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल फोटो सेल आधारित है। फोटो सेल आधारित है, किस पर आधारित है? तो वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिएगा। अगर और किसी नाभिक की त्रिज्या है तथा ए इसकी द्रव्यमान संख्या है तो लॉग आर तथा लॉग ए का ग्राफ होगा। कैसा होता है? एक सरल रेखा होता है, सिंपल बात, एक सरल रेखा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा। एक AMU बराबर होता है, एक AMU बराबर कितना होता है? ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻20 kg। ये होता है एक MAU बराबर। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल के ऊपर देखिएगा। अगला सवाल रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर होगा? कौन सा सही उत्तर होगा? तो क्या हो जाएगा? TA बराबर क्या हो जाएगा? 1/λ, मतलब लैम्डा का तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है आवर्तकाल, ये हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा 30 नंबर सवाल। अर्ध आयु काल T½ एवं क्षय नियतांक के बीच में संबंध होता है, वो क्या होता है? वो होता है T½ बराबर वो क्या होता है? 0.6931/λ। देखिएगा ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर ए हो जाएगा, सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। सवाल आते हैं। अगला सवाल देखिएगा। रेडियो सक्रिय पदार्थ के लिए अर्धायु सेम हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? सिर्फ गुना हो जाएगा, मतलब 0.6931 इंटू लैम्डा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कन्फ्यूजन रहता है बालक, एक बार आपने इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि काफ़ी सारे कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल। डायोड का उपयोग किया जाता है, डायोड का उपयोग किया जाता है किसके रूप में? रेक्टिफायर के रूप में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट सवाल का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, रेक्टिफायर के रूप में। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन। दिखाया गया सत्यता सारणी है, मतलब ये जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है ये वाला, ये किससे रिलेटेड है जो आपको बताइएगा?
जो आप बताइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ 0 0 हो रहा है, यहाँ 0 1 1 हो रहा है, यहाँ 1 0 1 हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 1 1 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ही 0 हो रहा है, तो ये नॉर गेट है, नॉर गेट से मिलता जुलता है। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा नॉर गेट। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नॉर गेट। बस आपको क्या करना है कि 3 4 है, कौन कौन है, और गेट, एंड गेट, ठीक है, एंड गेट एक हो गया, नॉट गेट। ठीक है, यही तीनों से मिलके नॉर बना है, नैंड बना है। ठीक है, ये तीन जो भी है वो बना है, तो इसको आप लोग एक बार देख के जाइएगा, याद करके जाइएगा इसका सत्यता सारणी और जो उसका बुलियक व्यंजक होता है जो। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, इकाई वेव संचार आधारित है, इकाई वेव संचार आधारित किसके है, आयन मंडल के परिवर्तन पर, आयन मंडल के परिवर्तन पर। ये ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा नेक्स्ट सवाल के ऊपर बालक, अब काफी सारे सवाल खत्म हो चुके हैं। 35 नंबर सवाल देखिए, संकीर्णन का मापन किया जाता है डेसिबल के रूप में, किसमें, डेसिमल के रूप में, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल के ऊपर आपको दिखाते हैं। 2 मार्क्स का सवाल है बालक, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। www तथा फैक्स की व्याख्या करें। 2010 और 2021 में सवाल आया हुआ है, इसको याद करके जाइएगा। ठीक है, हो सकता है 2026 में भी ये सवाल आ जाएगा। ठीक है, उत्तर को पढ़िएगा। www यह वर्ल्ड वाइड वेब है, पहले तो इसका क्या करिएगा, पूरा नाम याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, ऐसा कंप्यूटर जो दूसरों से बांटने के लिए अपने भीतर कुछ विशिष्ट सूचना संग्रहित करता है या स्वयं अथवा वेब सेवा प्रदान करने वाले के द्वारा कोई वेबसाइट प्रदान होता है, ये कहलाता है www का मतलब। ठीक है, अगला आता है फैक्स। तो फैक्स को समझिएगा, फैक्स क्या कहता है, फैक्स का अंकीय संचार तंत्र द्वारा किसी प्रलेख अथवा चित्र का किसी दूरस्थ स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक पुनरुत्पाद प्रतिचित्रण टेलीग्राफी अथवा फैक्स कहलाता है। प्रतिचित्रण ये क्या करता है कि चित्र बनाने का काम करता है, तो प्रतिचित्रण टेलीग्राफी अथवा फैक्स कहलाता है। चलिए आज का लास्ट सवाल जो कि 40 नंबर सवाल है और ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसका जवाब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि फैक्स का अर्थ क्या होता है, मतलब आपसे पूछा है कि फैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। अभी आपको हम बताए हैं, अभी जस्ट आपको कमेंट करना है इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद कि फैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, बाकी आपको बताना है ये वीडियो कैसा लगे। अगर प्रश्न आपको समझ में आए हैं, अगर प्रश्न आपको पूरे में से पूरे सही हुए हैं तो भी अच्छा है, नहीं भी हुए हैं तो आपको इसको याद कर लेना है ताकि एग्जाम में अगर आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। बाय बाय, टेक केयर।